चाइना की तरफ से मुबैना तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। चाइनीज इक्विपमेंट के साथ रेयर अर्थ को मिनरल्स को एक्सकवेट ना किया जाए और बेचा ना जाए। अमेरिका को भी अब हमने वादे तो कर लिए हैं कि मिनरल्स हम आपको मुहैया करेंगे। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है, जिन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया अपना कारोबार। अमेरिका ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्ट्रेटेजिक मिनरल्स करार दे दिया। जंगी बुनियादों के ऊपर टेक्सास, अलास्का एंड कैलिफोर्निया के अंदर फंडिंग शुरू कर दी कि जी आप लोकली बनाएं यहाँ पे। तो अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सारी दुनिया में प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर यूएस से बनी हुई चीजें भी लगती हैं। तो यूएस ने इस रूल को यूज किया कि दुनिया में सेमीकंडक्टर जहां भी बन रहे हैं वो चाइना या कहीं भी एक्सपोर्ट करने से पहले यूएस से इजाजत लें। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं वो उनको अमेरिका के लिए निकाल कर सप्लाई किया जाएगा। 2 अक्टूबर को पहली शिपमेंट जा भी चुकी है। 16 ट्रिलियन 16,000 अरब डॉलर मिनरल्स हमारे पास हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जमीन के नीचे हैं। अभी तो यूएसएसएम के साथ हुआ है, और भी कंपनीज आएंगी, ये पाकिस्तान में प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे। पाकिस्तान ने 6 बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का वायदा किया है रिकोडेक को एक्सप्लॉइट करने में। बैंक्स वर मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, उनको तो समझ आती है, लेकिन वो मल्टीनेशनल जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। कुछ स्टेबिलिटी नहीं है टैक्स पॉलिसी में। एज आई सेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टैक्स कंसेशंस दुनिया में हर जगह होती है। मोदी ने इंडिया में बड़ी दी थी, गुजरात में और दीगर जगहों पे, तभी तो बहुत सी फर्म्स आई हैं वहां पर, फॉरेन फर्म्स। जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक हारून भाई। और आज हम बात करते हैं जरा ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जो तस्करा हो रहा है आलमी लेवल के ऊपर, पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान अमेरिका की कुछ कंपनियों के साथ भी माहदे कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में उसको ढूंढा जाए और मिनरल्स को और उनको एक्सपोर्ट किया जाए। तो एक तो ये हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये क्यों अहम है। पहले भी हमने थोड़ी सी इसके ऊपर एक गुफ्तगू की हुई है, लेकिन एक नई जो डेवलपमेंट हुई है वो चाइना की तरफ से मुबैना तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि उसके चाइनीज इक्विपमेंट के साथ रेयर अर्थ को मिनरल्स को एक्सकवेट ना किया जाए और बेचा ना जाए। तो कितना ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि अमेरिका को भी अब हमने वादे तो कर लिए हैं कि मिनरल्स हम आपको मुहैया करेंगे। तो एक तो ये हम आज बात करेंगे, और दूसरा जो अहम मौजू है वो ये कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है, जिन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया अपना कारोबार और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढकर उसके शायद थ्रू वो पाकिस्तान में काम करेंगे। तो ये कितनी सीरियस बात है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं मिनरल से, और थोड़ा सा उसके बारे में आप भी अपनी बताइए, इंफॉर्मेशन भी और थोड़ी राय भी दीजिए कि ये मामला जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतने अहम क्यों है मिनरल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, पिछले प्रोग्राम में आई थिंक हमने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की थी कि मिनरल्स ये वन ऑफ दोज एलिमेंट्स हैं जो कि 118 के करीब पाए जाते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। और इनकी खसूसियत ये है कि ये फ्लोरेसेंट होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, यानी कि इसमें से करंट जो है वो बड़ी तेज़ी से गुजरता है, और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मकनातीसी कुव्वतें होती हैं। और जब इनको दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर, तो उन एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो बेहतर हो जाती हैं। उनको बहुत से डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल और ज़राए के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनमें फर्दर को डिटेल एलिमेंट्स के बारे में किसी ने देखनी है तो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम देख सकते हैं। आपका जो सवाल है उसमें उसके दो एलिमेंट्स गालबन हैं। रजा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक तो ये है कि ये चाइना ने जो पाबंदी लगाई है, ये इसके पीछे क्या इश्यूज हैं, क्यों ये इस तरह चाइना बिहेव कर रहा है, और दूसरा कि पाकिस्तान जो यूएस के साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है एक यूएस की कंपनी के साथ, उसको क्या असरात होंगे। जी तो वन बाय को ले लेते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड में रजा जाएं तो चाइना जो
एक्सप्लोरेशन है उसका तकरीबन 2/3 दुनिया की जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसकी एक्सप्लोरेशन चाइना के अंदर होती है। और चाइना जो रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग का 85% दुनिया का जो है वो चाइना के अंदर होता है। मैंने पिछले बार भी बताया था 85 to 95% के दरमियान, तो डिपेंडिंग अपॉन विच यू टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड नजर ये है कि 80 की दहाई तक ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये अमेरिका डोमिनेट करता था। उस वक्त ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उस वक्त टेक्नोलॉजी का डिफरेंट दौर था। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कंप्यूटर इक्विपमेंट, माइक्रोचिप्स, ये सारी चीज़ें, मैग्नेट्स, ये सेमीकंडक्टर्स, ये सब चीज़ें थी तो सही, लेकिन इस तरह वो आम यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं, आम आदमी के इस्तेमाल की पहुंच से दूर थी उस वक्त तक। तो अब तो ये हर जगह, हर इक्विपमेंट, चाहे वो एक आम कंप्यूटर हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी उसके अंदर ये इसमें मैग्नेट्स भी होते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जिनके लिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो 80 की दिहाई में वो माउंटेन पास एक जगह है कैलिफोर्निया के अंदर, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती थी। यूएस कंप्लीटली डोमिनेट करता था रेयर अर्थ मेटल्स की जो है प्रोडक्शन को। उसके बाद वो क्योंकि इसके वो एनवायरनमेंट, उस वक्त यूएस जो था वो एनवायरनमेंट के बारे में बड़ा केयरफुल था, तो अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कुछ क्योंकि चाइना के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट मच लोअर थी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता यूएस ने ये सारा शिफ्ट करना शुरू कर दिया चाइना के अंदर। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना अब 85% प्रोसेसिंग जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की करता है। अब टेंशन तब स्टार्ट हुई ये 2019 के अंदर। आपको याद होगा हुआवे एक चाइनीज कंपनी है, तो उसके अंदर कुछ सैंक्शंस लगाई यूनाइटेड स्टेट्स ने। आपको याद होगा उसकी वो ओनर की बेटी जो प्रेसिडेंट भी थी, उसको भी कनाडा में डिटेन कर लिया गया, वो 2 साल तक वहाँ पे रखा गया। और फिर इवेंचुअली 2022 में हुआवे को तकरीबन कम्प्लीटली बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और चाइना के ऊपर भी सम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट बैन्स लगाए गए, वो फिर वापस ले लिए गए। ये 2019 से 22 तक ये हुआ। अच्छा, 2023 में चाइना हिट बैक, और चाइना ने 2 बड़ी मेजर किस्म की जो मिनरल्स हैं, एक गैलियम एंड जर्मेनियम, इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। सो जो कि इन सब रेयर अर्थ ये जो यूज होते हैं मैग्नेट्स और डिफरेंट माइक्रोचिप्स वगैरह के अंदर, ये इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा, तो यूएस ने जब ये देखा तो यूएस ऑब्वियसली गॉट दिस मैसेज कि चाइना अब इन मेटल्स को यूज करेगा एज a bargaining chip, and इसको रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका से वो यूज करेगा। Yes. तो अमेरिका ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्ट्रेटेजिक मिनरल्स करार दे दिया, और जंगी बुनियादों के ऊपर टेक्सास, अलास्का एंड कैलिफोर्निया के अंदर फंडिंग शुरू कर दी कि जी आप लोकली बनाएं यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज, और अलायंसेस करना शुरू कर दिए, जो कि ज़्यादातर अलायंसेस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान वगैरह के साथ, ये कि भाई ये जो है इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन इसकी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, चाइना के ऊपर अब हम रिलाय नहीं कर सकते। तो ये कुछ थोड़ी बैकग्राउंड आ गई। रजा, अब आपको बताऊं लड़ाई किस बात पे हुई। तो लड़ाई रजा इस बात पे हुई है कि यूएस का एक रूल है रजा, उसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। राइट। तो ये फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यूएस तब इस्तेमाल करता है कि अगर यूएस की कोई भी चीज कोई कंट्री यूज करता है कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो यूएस उस कंट्री को या उस कंपनी के ऊपर ये लाजिम करता है कि आप पहले यूएस गवर्नमेंट से इजाजत लें। तो अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सारी दुनिया में प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर यूएस से बनी हुई चीजें भी लगती हैं। तो यूएस ने इस रूल को यूज किया कि दुनिया में सेमीकंडक्टर जहां भी बन रहे हैं वो चाइना या कहीं भी एक्सपोर्ट करने से पहले यूएस से इजाजत लें। तो अब हुआ ये है कि यस्टरडे लड़ाई अब ये हुई है कि यस्टरडे चाइना ने भी उसी टाइप का एक रूल लागू कर दिया है, जिसके अंदर चाइना अब ये कह रहा है कि जनाब कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट, उसको चाइना से अप्रूवल लेने की जरूरत है अगर वो मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट करता है जिसमें जरा बराबर भी अगर कोई चाइनीज एक्सट्रैक्टेड
रेयर अर्थ मेटल हो तो वो चाइना से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये फड्डा चला है। और काफी ये तो नई डेवलपमेंट है, क्योंकि चाइना भी वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका बहादुर वो करता है। लेकिन ये बात तो थैंक यू हारून भाई, लेकिन इसका जाहिर बात है कि असर फिर हमारी जो मुस्तकबिल के प्लान्स है उस पर भी पड़ेगा। अब ये देखना ही होगा कि चाइना, यूं तो बहुत पक्की दोस्ती है पाकिस्तान की और अलायंस है, लेकिन ये कि वो ये एतराजात तो उठा सकता है मुस्तकबिल में, क्योंकि हमारे तो बहुत ज्यादा प्लान्स बन रहे हैं पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं वो उनको अमेरिका के लिए निकाल कर सप्लाई किया जाएगा। तो आपके ख्याल से चाइना जो है वो ये कितना पाकिस्तान का ये प्लान कितना मुश्किल बनेगा, अमेरिकी कंपनियों का आना और ये और वो? अमेरिकी कंपनी तो यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यूएसएसएम तो आ जी। चुकी है ना, उसने $500 हाँ। मिलियन का हमने लास्ट टाइम भी किया था कि वो जी। एमओयू साइन किया एफडब्ल्यू पाकिस्तानी कंपनी के साथ और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। जी। और 2 अक्टूबर को पहली शिपमेंट जा भी चुकी है, कुछ सैंपल्स वगैरह पाकिस्तान ने भेजे हैं जिसको वो ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या कंसंट्रेशन है उसके अंदर। अपेरेंटली एल्यूमिनी एंड कॉपर और वो 2 रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं जिनका नाम है नियो डायमियम एंड पैरासियोडायमियम। इस दफा मैंने राइट। जरा प्रैक्टिस की है, ये भी भेजे हैं। तो अच्छा रजा, में इसमें इशू पता क्या है, देखें एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी की, When elephants fight, हाँ। the grass gets trampled. जब हाथी लड़ते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे जो घास होती है ना वो तबाह हो जाती है। तो मसला ये है कि आप देखें कि इधर यहाँ पे चाइना को भी खुश रखना है, वहां पे अमेरिका को भी खुश रखना है, बीच में हम आ गए हैं। तो मुझे डर इस बात का है कि हम वो घास ना बन जाए कहीं। तो एग्जैक्टली। हमारी जो कैपेबिलिटी जो कि हम आजकल अक्सर बता रहे होते हैं अपने नेबरिंग ममालिक को कि हमारे अंदर बड़ी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है कि हम सबको खुश रखते हैं, तो वो लड़ाई उन दोनों के दरमियान में ज़रा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो जी। यू आर राइट। नहीं, वो बिल्कुल, मैं तो आपको इसलिए ये कह रहा था कि वो वाली कंपनी है तो यूएस मेटल्स वाली तो बिल्कुल आ गई है। अभी सुना कि और औरों की भी तैयारियां हैं कोई, क्योंकि वो आपको पता है मुख्तलिफ वो कॉन्ट्रैक्ट्स बांट लेते हैं ना आपस में, द वे बिजनेसेस वर्क। तो ये अब जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज तो बन के उभरा है, और इसमें अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो काम आएगी। लेकिन ये हारून भाई, एक ये पिछले हफ्ते भी हमने इसके ऊपर बात की थी, और मैं इसलिए इन अ वे ये बात दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ये कही जाती हैं कि जी ये बहुत एग्जैजरेटेड चीज है, ये मिनरल्स जो है ये इसको हमने बहुत ओवर प्ले कर रहे हैं कि जी कोई अभी पता नहीं है, ये तो कई साल लगेंगे, ये है कि नहीं है। जरा इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे याद है कोई साल पहले भी आपने एक बार हम बात करते थे तो आप एक वो एस्टिमेट बताए थे, आप कहते थे कुछ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो मतलब हासिल हो सकते हैं पोटेंशियली, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वो एफर्ट करने की जरूरत होगी, मतलब जो पूरी एक प्रोसेस होता है उनको निकालना, ट्रीट करना, ले जाना। तो ये थोड़ा सा बताइए कि पोटेंशियल है भी वाकई में, या एग्जैजरेटेड है हमारी तरफ से? वेल दैट्स एनीबॉडीज गेस। हम लोग तो कह रहे हैं 16 ट्रिलियन 16,000 अरब डॉलर की हाँ। जो है वो मिनरल्स हमारे पास हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जमीन के नीचे हैं। लास्ट टाइम हम्म। भी बताया, वो जमीन के नीचे होने का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो अब ये जो मुआहदा हुआ है एमओयू यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ, उसके अंदर यही बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो रेडली अवेलेबल जो हमारी मिनरल्स हैं वो तो फॉरेन एक्सपोर्ट हो जाएंगी। तो यही जो अभी भेजा है सैंपल, ये तो वो है ना, ये जैसे जैसे वो मैंने बताया एल्यूमिनी एंड कॉपर, वो 2 रेयर अर्थ, वो तो वो पाकिस्तानी साइड का ये जो रेडली अवेलेबल है ये तो हम फॉरेन भेज सकते हैं। सो वो एक्सपोर्ट शुरू हो सकती है, लेकिन रिमेंबर वो एक्सपोर्ट होगी, आप समझे कि रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट हो रही है, वो वैल्यू एडेड फिनिश गुड्स की एक्सपोर्ट नहीं हो रही। सो इमीडिएटली तो ये शुरू हो सकता है
राइट, उससे कोई इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं आ सकते। लेकिन इस मुआहदे के अंदर ये भी है कि ये जो कंपनीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो अभी तो यूएसएसएम के साथ हुआ है, और भी कंपनीज आएंगी, ये पाकिस्तान में प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे। सो अभी तो ये देखिए ना कहाँ पे पोटेंशियल है। सो उसके ऊपर सर्वेज होंगे, उसके ऊपर स्टडीज होंगी। आपको याद है रिकोडेक के अंदर भी यही हुआ था कि वो उसके जी अंदर इट्स अ काइंड ऑफ अ मीडियम टर्म प्रोसेस, के अंदर सेवरल इयर्स लगते हैं। वो बैंकेबल स्टडीज जहाँ चाहिए हो, ये नहीं कि जी वो हमारे जियोलॉजिस्ट जाके कहें जी और ये वाला पहाड़ है जी, इसके इसके ये सोने का पहाड़ है तो ये यूरेनियम का पहाड़ है, इस तरह से नहीं। मतलब बैंकेबल स्टडीज उसके ऊपर होती है, उसके अंदर इट टेक्स इट्स टाइम, उसके इट इज व्हाट इट इज, वो तो इतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा। तो यस वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे, फिर लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन जो है वो फिर कमिट करेंगे ये, एंड उसके बाद इवेंचुअली फिर रिफाइनरीज इन मेटल्स को रिफाइन करने के लिए लगेंगी। तो वो पूरी एक वैल्यू चेन बनाने का इरादा तो है। राइट अब but as we spoke and discussed in the last program कि ये it's not going to happen overnight. This is a medium to long term process. तो उसमें तो जाहिर है यूएस बेनिफिट करेगा कि उसकी चाइना के ऊपर रिलायंस खत्म होगी। पाकिस्तान में ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब्स आएंगी, टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी, एक्सप्लोरेशन ये जो 16 ट्रिलियन की है वो होगी। तो लेकिन रजा इसमें देखें ना और भी बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर डोमेस्टिकली शक व शुबहात हैं क्योंकि उस एमओयू को ओपन नहीं किया गया। तो अब देखें रिकोडेक जो है वो तो इतना बैक एंड फोर्थ हुआ है कि सबको पता है कि क्या है रिकोडेक। उसमें 25% 50% उनकी है, 25% बलोचिस्तान की है, 25% गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, वगैरह वगैरह। और वो काफी हद तक इट्स 2028 में प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। तो एज आई सेड लास्ट टाइम एज वेल कि एक पाथवे आपको मिल जाएगा अगर रिकोडेक सक्सेसफुल हो जाता है। तो दैट इज आप समझे एक प्ले बुक बन जाती है जो कि बाकी फॉरेन कंट्रीज और कंपनीज आकर उसको फॉलो कर सकते हैं सक्सेसफुली। सो दैट्स अ बेंचमार्क एंड आई थिंक सो फार तो वो सो फार सो गुड, अच्छा चल रहा है रिकोडेक। तो जी बॉटम लाइन ये है कि उसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी के कंसर्न्स हैं, दूसरा इशू ये है कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं ऑब्वियसली केपीके एंड बलोचिस्तान के अंदर, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो हो तो सकता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। We have to be patient and we have to solve these issues of transparency and security. बिल्कुल सिक्योरिटी का रिकोडेक का अभी आप जिक्र कर रहे थे तो उस पर तो अच्छी एक न्यूज है कि उसकी पाकिस्तान ने 6 बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का वायदा किया है। और जो कि पाकिस्तान की मदद होगी इसमें रिकोडेक को एक्सप्लॉइट करने में। इससे पहले आपको पता है रिकोडेक में सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया है, बिल्कुल वो तो सरे फहरिस्त मसला है और मिनरल्स के साथ भी होगा। लेकिन उससे ज्यादा तो जो कोर्ट्स ने किया, अगर आपको याद हो, उसमें जो अदालतों ने इसमें रोड़े अटकाए, कितने साल जाया हुए हमारी उस हालत में। अगर अभी तक वो कहाँ से कहाँ पहुंचा होता मामला, तो आई होप ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा हारून भाई गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम इसको पहले देख चुके हैं कि पाकिस्तानी कोर्ट्स भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ का जो हाल करती हैं। हबको का मुझे याद है एक जमाने में उन्होंने काफी तबाही फेरी थी, और इसी तरह और कंपनीज के साथ भी। तो दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में है। आपको पता है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, नाज़रीन को भी पता होगा। बहुत दुनिया में बहुत से दर्जनों ममालिक में उसके ऑपरेशंस भी हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं। अगरचे कि मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन ये कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दिया, और ये पहली नहीं है। मतवातिर ये खबर आती है हर 3-6 महीने के बाद कि जी फलां कंपनी वाइंड अप करी है, फलां कंपनी वाइंड अप करी। हम इसके ऊपर बात भी बहुत करते रहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये क्या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या मामला बना? Raza, it's a bigger kind of a क्वेश्चन। इसका ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। देखें जी अभी रिसेंट टाइम्स में जो गई हैं कंपनीज में, शेल टोटल, मेरे पास लिस्ट है लंबी में 3-4 के आपको नाम था। शेल है, टोटल है, टेलेनॉर, राइट Procter & Gamble now, Microsoft, Uber, Careem, Pfizer, Sanofi, Eli Lilly. तो there's a long list जो कि गई है। अब not necessarily कि हर कंपनी का सेम रीजन है, so we can go over those things. मैंने उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से कुछ कंपनीज हैं वो जा रही हैं,
दूसरा है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, और तीसरा है कि उनकी अपनी जो है ना वो मार्केट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की वजह से। तो वन बाय वन इनको लेते हैं। रजा का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उसमें आप देखें ना हमारी डीवैल्यूएशन, अब जैसे डीवैल्यूएशन होती है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह जो भी वो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो महंगा हो जाता है। तो अभी तो 1 साल से तो ये प्रिटी स्टेबल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुई थी हमारे रुपये की। तो ज़ाहिर है एक बड़ी कंपनी जो है उसको एक लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर वो प्लान कर रहे होते हैं, और इस किस्म की जब उनको कॉस्ट यानी कि इंपोर्ट जब वो एक्सपेंसिव हो जाती है तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए उनके लिए प्लान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स अ डेंट इन, जिस कहते हैं ना उसकी परसेप्शन के अंदर, हमारी जो इकोनॉमी की परसेप्शन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मल्टीनेशनल। इस तरह फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेजेस, इसलिए दिस इज अनदर बिग डेंट कि अगर आप प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, डिविडेंड्स भी डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन आप उनको रिपैट्रिएट करके अपनी मदर कंट्री के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर फायदा क्या? तो दिस इज द अदर प्रॉब्लम। फिर अगेन ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर टैक्सेशन आपकी जो है, I've spoken so much about it कि extremely complicated taxation policy। फिर उठा के कोई पता नहीं होता, बजट अनाउंस करें जी सुपर टैक्स लगा दिया आउट ऑफ नोवेयर। तो भाई आप बैंक्स के ऊपर लगाएं, वो तो समझ आती है, वी कैन टॉक अबाउट इट इन सम अदर प्रोग्राम के बैंक्स के ऊपर ठीक है वो IMF का हुआ मुआहदा। अब ये स्टेट बैंक जो है, गवर्नमेंट स्टेट बैंक से नहीं बोरो कर सकती, सो यू नो स्टेट बैंक गोज इश्यूज ट्रेजरीज टू द बैंक्स and that's how the money is routed। तो banks were making a lot of profits, उनको तो समझ आती है, लेकिन वो मल्टीनेशनल जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। सो आउट ऑफ द ब्लू यू नेवर नो कि ये कहाँ से आ जाता है। ऊपर से इतनी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स पॉलिसी है, और तीसरी बात ये है कि वो कुछ स्टेबिलिटी नहीं है टैक्स पॉलिसी में। एज आई सेड, यू नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो जी बजट शॉर्टफॉल हो गया, चलो जी इनके ऊपर लगा दो। अच्छा, एंड फाइनली रजा, इसमें हमारी एनर्जी का जो इशू है वो बहुत बड़ा है कि टैरिफ एज यू नो इज वेरी वेरी हाई, एंड पावर आउटेजेस वगैरह। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर हमें एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की आउटलुक देती है मल्टीनेशनल कंपनीज को। जी, और फिर उनका उनका सारी बात, उनका कारोबार भी मुतासिर होता है। अगर वो पैसे नहीं बना सकते तो क्यों रहे? बड़ी ये भी लॉजिकल बात है। लेकिन ये बताइए कि इसके लिए टैक्स की जो टैक्स पे हमने बहुत खैर बात की है, आपका फेवरेट मौजू भी है। काफी दिनों से हमने टेकअप नहीं किया, लेकिन इसके लिए हिसाब से कोई टैक्स पॉलिसी नहीं होनी चाहिए हारून भाई? अब ये जो सारा कोशिश भी करे SIFC का, तो व्हाई डोंट दे थिंक अबाउट टैक्स कंसेशंस? दुनिया में हर जगह होती है। मोदी ने इंडिया में बड़ी दी थी, गुजरात में और दीगर जगहों पे, तभी तो बहुत सी फर्म्स आई हैं वहां पर, फॉरेन फर्म्स। तो इसके लिए कोई मतलब पॉलिसी होनी चाहिए स्पेशली, या क्या बस फेयर रिजीम होनी चाहिए? क्या व्हाट डू यू सजेस्ट? टैक्स के ऊपर तो मैं वन लाइनर दे देता हूँ। टैक्स के ऊपर तो आपको ये बंद करना पड़ेगा, एक नई टैक्स नेशनल टैक्स एजेंसी लानी पड़ेगी। आपको ये सारी टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड एंड इसको कहते हैं ना एक्सट्रीमली बर्डनसम जो टैक्स पॉलिसी है उससे जान छुड़ानी पड़ेगी। सिंपल पॉलिसी लानी पड़ेगी और एक ब्रांड न्यू इदारा बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन रजा मसला ये है कि आप किस किस चीज को पुल एंड पुश करेंगे ना। डिवैल्यूएशन एक तरफ है, फॉरेन एक्सचेंज ले जाने नहीं देते हैं, टैक्स पॉलिसी आपने अगर सॉल्व कर भी ली, एनर्जी प्राइसिंग आ जाएगी। अच्छा, फिर आगे सुने, फिर पॉलिटिकल रिस्क हैं, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो नहीं सकती। ये भी इसी तरह आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट, तो मैंने आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दी थी। मतलब 15 साल से केस चल रहा है, और जिसका मर्जी दिल करता है वो नाम उठा के इस्तेमाल कर लेता है। सो देयर इज वर्चुअली नो एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन दिस कंट्री। एंड फिर ये होता है, अगर आप अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसमैन हैं, जब मल्टीनेशनल कंपनीज तो फुल डिक्लेरेशन करती हैं, फुल टैक्स देती हैं, फुल डिस्क्लोजर करती हैं, तो आपकी इकोनॉमी लार्जली इनफॉर्मल है। तो जिससे आप कम्पीट कर रहे हैं वो कुछ भी डिक्लेयर नहीं करता, ना वो टैक्स देते हैं और ना कुछ डिस्क्लोज करते हैं, तो यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। फिर रजा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं,
लीगल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है कोर्ट्स के अंदर तो साल हाँ साल अब तो खैर लॉयर हंसना शुरू हो जाते हैं जब उनसे कहेंगे यार क्या जो हमारी भी जुडिशरी का हाल है इस वक्त, इंटरनेट डिसरप्शंस का आपको पता है, रेगुलेशन इतनी ज्यादा है, तो मतलब इट्स नॉट ओनली द टैक्स पॉलिसी रजा, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे कि ये वी नीड अ मेजर सर्जरी, और सर्जरी ये एक उसने नहीं करनी है आके सर्जन ने, आपको 8-9 सर्जन मरीज जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर में 8-9 वो ग्रीन कपड़ों वाले सर्जन नहीं होते, ओवरऑल पहन के ऊपर टोपियां ग्रीन पहनी होती हैं, उन्होंने 8-9 ग्रीन सीरियस किस्म के सर्जन की जरूरत है इस पाकिस्तान की इश्यूज को ठीक करने के लिए। राइट तो ये मुझे याद है कि वो हप्को का भी केस बड़ा मशहूर है वैसे, कितने साल हर साल उनको पहले कुछ स्टे ऑर्डर्स और ये और भी बहुत सारे केसेस हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके बगैर अगर ये चीजें हम फिक्स नहीं करते तो कैसे हम इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान के लिए अशद जरूरत है, मतलब जितने भी आप हम एड मांग लें और IMF के लोन्स ले लें वो। जी हारून भाई। एक मैं क्विकली बता दूं रजा कि ये आपने जो सवाल किया था वो बातों में निकल गया, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में था। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अच्छा इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज है जब वो लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि भी इतनी इंस्टेबिलिटी है इस कंट्री में, तो ये अपने रीजनल हब्स बना रहे हैं, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग किसी मोर स्टेबल कंट्री के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और थर्ड पार्टी के थ्रू फिर इस इनस्टेबल जहाँ पे उनको इंस्टेबिलिटी नजर आती है उसको थर्ड पार्टी के थ्रू डील कर, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, रीजनल हब्स बना देते हैं। सो जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल स्पेसिफिकली जो है वो इस वजह से गए हैं कि उन्होंने अपना जो उनकी रीजनल हब वगैरह और ये उनकी ग्लोबल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है एक्चुअली, तो राइट इट वाजंट रियली स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, उन्होंने और भी कंट्रीज के अंदर जो है पुल आउट किया। जी तो वो यही बात है ना कि उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर ये एनवायरनमेंट उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है। अगर होती तो देखे ना, मैन्युफैक्चरिंग हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से ही तो अब चाइना का जो सक्सेस है वो भी मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है। बहरहाल तो ये हारून भाई, ये तो हम घूम फिर के ना वही आपकी जो सर्जरी वाली बातें ना वही पे आ जाते हैं कि टैक्स रिफॉर्म कैसे करना है, सिविल सर्विसेज ने कैसे चलना है, और दीगर जो इस्लाहात की जरूरत है पाकिस्तान की मईशत को पटरी पर डालने की, वो मिसिंग है। अब देखिए कि ये एक नया चैलेंज सैलाब की सूरत में भी आया है, और उसके भी असरात अभी पड़ेंगे इंशाल्लाह, हम अगले प्रोग्राम में उसका भी अहाता करेंगे। लेकिन आज के लिए तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ अपॉर्चुनिटीज है, पाकिस्तान के पास मिनरल्स और क्या क्या एक बड़ी मार्केट मौजूद है, लेबर फोर्स भी है, बट आपने सिस्टम्स इतने स्क्यू कर दिए हैं और इतनी पॉलिसीज इतनी स्क्यूड है कि इन्वेस्टर्स जो है वो भाग जाते हैं। तो हारून भाई आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, और इंशाल्लाह आपसे अगली जो है 15 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी। नाजरीन स्टे ट्यून्ड और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।